हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो क्लास है, जो लेक्चर है, उसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन जो होता है वो किस प्रकार से रहता है। उसमें हमने ग्रेविटी के वाले प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। थोड़ा और आगे भी बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की। एक प्रॉब्लम्स का अगला जो लेक्चर होगा वो सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड ही मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। अभी तक के कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की एक शीट में आज के सेशन के बाद में अपलोड कर रहा हूं, और एक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का शीट में अपलोड कर रहा हूं। तो हो सके तो आप उनको जरूर ट्राई आउट कर लेना। खैर, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक ये कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ना हो और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एस्पेक्ट है हमारा, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान होने वाला है आज कंसेप्ट्स के अलावा। और दूसरी चीज ये है कि जो ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसी होंगी, उनको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल टूल्स का कुछ इस्तेमाल जरूर होगा। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे मैथमेटिकल टूल्स के तो प्लीज जरूर देख लेना उनको भी। खैर, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कई बार हम उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल दिया करते हैं। तो अगर हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस की बात करना चाहें तो उसमें अब क्या कुछ रहता है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो जानने से पहले ये देख लेते हैं कि मोटे मोटे तीन अलग अलग तरीके के नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स आया करेंगी। क्योंकि जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि पार्टिकल की पोजीशन समय के साथ में चेंज करती है। तो अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं, मतलब जो चीजें चेंज करती हैं, वो टाइम होता है, पोजीशन होता है। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर वेरी करती है, चेंज करती है, तो कैसे चेंज कर सकती है। अगर तो कांस्टेंट है फिर तो कोई चेंज होगा ही नहीं। फिर तो हम लोग हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, वो सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात है नॉन कांस्टेंट वाले केस में, जब वेरिएशंस हो रही हैं, तो मोटे मोटे तीन तरीके की वेरिएशंस हुआ करेंगी। एक ये कि एक्सेलरेशन की जो वेरिएशन है वो टाइम के साथ में वो कैसे वेरी कर रहा है वो हमें दे रखा हो। एक होता है कि एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ कैसे वेरी कर रहा है, हमें वो दे रखा हो। और एक होता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, उसके बारे में हमें दे रखा है। इस्तेमाल करना होगा बेसिक टेक्निक्स का, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मूला है वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले वो केस की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है और वो केसेस हम लोगों को करने हैं, तो उसको तरीका ये रहता है कि एक्सेलरेशन हमें मालूम है कि डी वी बाय डी टी हुआ करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डी वी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम एक्सेलरेशन, इसको दूसरा ढंग लिखने का, इसको देख के घबराना नहीं है। ये इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं लिख पाऊंगा कि ए डी टी इज डी वी, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को टाइम की टर्म्स में लिख दूं, ये सिर्फ ये है कि एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसका लिखने का मतलब सिर्फ ये है। अगर मैं यहां पे वो चीज लिख दूं और अगर मैं दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दूं गिवन कंडीशंस के लिए, तो मैं पता कर सकता हूं कि वेलोसिटी अलग अलग टाइम पर कैसी रहती होगी। एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार की। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि हमें एक्सेलरेशन दे रखा है कि एक्सेलरेशन इज 3t, t इज द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है।
तो एक्सेलरेशन को dv बाय dt लिखा जा सकता है, यानी dv होगा 3t dt। ठीक है, अब क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक केस की हम बात करते हैं। मान लीजिए कहा गया है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मान लीजिए ये हमसे दे दिया गया है। तो इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पे दो प्रकार की इंटीग्रेशन हुआ करती हैं, एक होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो एक्सेलरेशन क्योंकि 3t था, तो dv बाय dt को मैंने 3t लिख दिया और dv हो गया 3t dt। अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लिखी जा सकती है, दोनों तरफ समेशन है। एक्चुअल में तो dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंजेस को ऐड कर दें तो टोटल चेंज आना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिटेल। अब मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपने मैथमेटिकल टूल से इतनी इंटीग्रेशन जरूर सीख ली है कि आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन के लेक्चर्स को देख लेना आप। तो अब इसमें सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बाय मेकिंग यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें मुझे कुछ नहीं पता होता है, हम वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे, देखिए, dv की इंटीग्रेशन हुआ करती है v, और जो ये 3t dt है, इसकी इंटीग्रेशन में मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हो गया t dt। x रेज टू द पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो t dt यानी t रेज टू द पावर 1 dt की इंटीग्रेशन होगी t रेज टू द पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, मैंने डायरेक्टली 2 ही लिख दिया है उसको, और प्लस एक कांस्टेंट होगा। क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने साथ में एक प्लस कांस्टेंट प्लस c यहां पे लिख दिया है। तो मैं इसको लिखूंगा v इज 3t² बाय 2 प्लस c। c के बारे में मुझे नहीं पता कि वो कांस्टेंट कैसा है, पर मेरे को ये पता चल गया कि v जो है वो 3t² बाय 2 प्लस c के जैसा है। मैं क्या करने वाला हूं, मेरे को ये मालूम है कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं करूंगा ये कि इस इक्वेशन में t की जगह पर मैं 0 पुट कर दूंगा। सो t की जगह पर मैंने 0 पुट किया और v की जगह पर मुझे पुट करना चाहिए 10, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो पक्की बात है कि इस केस में अब 0², ये पहले वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0² इंटू 3/2 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 और राइट हैंड साइड पे c। तो मतलब ये पता चल गया मुझे कि c की जो वैल्यू है वो 10 हो। इस c की वैल्यू को अगर मैं इस ग्रीन वाली इक्वेशन में लिख दूं तो मेरे पास बच जाएगा v इज 3t² बाय 2 प्लस 10। ये इक्वेशन बच जाती है, और इस इक्वेशन का मतलब अब ये होगा इसमें that if v is equal to 3t² by 2 plus 10, तो ये मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी टाइम पर कैसी होगी वो पता चल गई। आई गॉट टू नो द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मेरे से पूछा हुआ है कि टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पे बता दो भाई कैसा है, तो मैं यहां पे t की जगह पे 3 सेकंड पुट कर दूंगा और मैं अपना जवाब पता कर लूंगा। v is 3 times 3² by 2 plus 10, तो ये हो जाएगा 27/2 प्लस 10 यानी 47/2। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई वेलोसिटी जो है वो 47/2 के जैसा हो गया। ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन दिस? नेक्स्ट फिर और आगे बढ़ते हैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग।
वो ये है कि वेलोसिटी अगर मैं इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट कर देता तो क्या होता। तब ऐसा होता, मैं यहीं पे आ रहा हूं, लिमिट्स पुट करने का मतलब होता है कि आपको सारी वैल्यूज पता है, शुरू वाली भी और बाद वाली भी। तो मैं लिख सकता था कि dv इज 3t dt। जब टाइम जीरो था, तो वेलोसिटी थी 10। इनको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट्स इंटीग्रेशन की। जब टाइम 3 सेकंड है तो वेलोसिटी मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान लिया कि वो v है। ठीक है, dv की इंटीग्रेशन होती है v। लिमिट्स अगर मैं पुट करूंगा 10 से v इज 3 टाइम्स t dt की इंटीग्रेशन वही t स्क्वायर बाय 2। ये जो स्ट्रेट लाइन करके मैंने 10 और v और 0 और 3 लिखे हैं, इनका सिर्फ इतना मतलब होता है कि हम वैल्यू पता कर रहे हैं ये लिमिट्स की, अपर और लोअर, ये वैल्यू सिर्फ इस पे लिखने का ढंग है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जो भी एक्सप्रेशन था जहां जहां v था वहां लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट v है, तो अपर लिमिट पुट किया फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया। ऐसे इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 टाइम्स अपर लिमिट पुट कर दिया t की जगह पर, तो इसलिए 3 स्क्वायर बाय 2 आ गया, माइनस 3 टाइम्स लोअर लिमिट पुट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो फिर से आप पाओगे कि वेलोसिटी की वैल्यू वही 27/2 प्लस 10 आ जाएगी, और आप सॉल्व करोगे तो यही 47/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप के दिमाग में अगर ये है कि ऐसा एक जनरल वैल्यू क्या मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से पता कर सकता हूं, तो उसका भी जवाब है कि हाँ पता कर सकते हो। उस केस में बस आप ये ऊपर वाली जो लिमिट है ना, इसको 3 सेकंड मत पुट करना, कोई भी एक जनरल वैल्यू t पुट कर देना। तो उससे होगा क्या कि आप अल्टीमेटली ये अपर लिमिट t v, उसका मतलब जब टाइम t है तो वेलोसिटी v की जो वैल्यू होगी वो हमें इक्वेशन बताएगी। अगर आप पुट करोगे तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन ये निकल के आता है। यहाँ पे 3 की जगह t होता तो यहाँ पे 3 की जगह पे t होता, तो 3t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 होता, तो वही एक्सप्रेशन मैं इसको, ये क्या बन जाता 3t स्क्वायर बाय 2, ये क्या रहता 3t स्क्वायर बाय 2, ये क्या होता 3t स्क्वायर बाय 2। यानी फिर से हमें यही एक्सप्रेशन मिलता जो हमें पहले भी मिला था। ठीक है, मेरी हमेशा सजेशन ये रहती है कि आप यहां पे डायरेक्ट वैल्यू 3 जैसी चीज ना पुट करें, आप टी पुट करें। उसका कारण ये है कि कई बार उस क्वेश्चन में फर्दर आगे कुछ चीजें दे रखी होती हैं, और वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो उसमें अगर आप एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं तो कोई कांस्टेंट चीज निकल करके आती है जो कि एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होती। मैं आपको बताता हूं क्या कहने का मतलब है मेरा। मान लो किसी ने आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है 3t, ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, तो मतलब मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता जो पहले हमने डिराइव किए थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो कोई मेरे को ये कहता है कि एक्सेलरेशन मैंने देखी थी एक ऑब्जेक्ट की, वो थी 6, परहैप्स वो टाइम 2 की बात कर रहा है, टाइम 2 पे कितनी एक्सेलरेशन है 6। लेकिन अगर मैं उन फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की जगह 6 पुट कर दूं, v यू प्लस एटी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में, तो वो फॉर्मूले मुझे सही जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले तभी सही थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे केसेस के अंदर तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब भी मैं ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं तो एक्सेलरेशन को टाइम की टर्म्स में, वेलोसिटी को भी टाइम की टर्म्स में इस तरीके से लिख पाऊं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये भी कहा जा सकता था कि भाई ठीक है, ये बताओ कि पहले 2 सेकंड में फाइंड द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स इफ एक्सेलरेशन इज 3t। मान लेते क्वेश्चन ये होता, तो अब मूवमेंट यानी पोजीशन कितनी चेंज हुई है ये मैं पता करना चाह रहा हूं ना। अब ये कैसे पता होगा, हाउ वुड आई गेट टू नो दिस थिंग? उसका तरीका ये होगा कि जैसे मैंने एक्सेलरेशन से सबसे पहला
पार्ट था कि मैंने वेलोसिटी पता करी, ठीक है। अब वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, अब फर्दर एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। वेलोसिटी को लिखा जा सकता है dx बाय dt। तो मतलब ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जब एक्सेलरेशन नॉन कांस्टेंट हो तो उसमें कैसी कैसी पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं वो सारी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो dx जो होगा वो फिर हो जाएगा 3t² प्लस 10 dt। मैंने अगर यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू टाइम 3 वाली या टाइम 2 वाली कोई एक वैल्यू अगर मैं पुट कर देता तो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी और वो बिल्कुल सही नहीं होगा। जब भी आप एक से दूसरे स्टेप पे जाते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पता करते हैं या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं, तो ये एडवाइजेबल है कि आप किसी खास टाइम की एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या पोजीशन ना लिखें, आप एक जनरल फॉर्मूला लिखें, ठीक है, जो आपको आगे वाले स्टेप के लिए सही रहेगा। कुछ केसेस में अगर आप एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर सही आ जाते होंगे, कुछ में नहीं आते होंगे, तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी हमेशा, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप कोई वैल्यू एक्चुअल पुट करते हैं तो कोई एक वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है ना, तो राइट साइड पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट की अगर डिफरेंशिएशन वाले केसेस होते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। इंटीग्रेशन वाले केसेस होते हैं तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो वो गड़बड़ करेगा हमेशा। सो प्लीज मेक श्योर व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन or displacement from velocity, try to write down your expressions in the actual sense. एक्चुअल सेंस का मतलब है उसको टाइम की टर्म्स में या वेलोसिटी की टर्म्स में या एक्सेलरेशन की टर्म्स में, मतलब वेरिएबल की टर्म में आप उसको लिखने की कोशिश करें, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में यूजुअली हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। खैर, इस केस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में दे रखा है। अब फिर से मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है? 0 से 2 सेकंड तक। मैं 0 से t भी कर सकता था, लेकिन अब ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें मेरे से एक आ गया था कि बताओ पहले 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। dx में x उसका पार्टिकल की पोजीशन हो सकती है। क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता था, मान लो ये कहते एट t इक्वल टू 0 particle is at x is equal to 3, find position of particle at t equals to 2। मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब होगा इसमें ये कि टाइम 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू 3 पर है, तो मेरे को सीधा ही x की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट अलग चीज होती है, पोजीशन अलग चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है पहले लेक्चर से, ठीक है। सो x की पहली वैल्यू थी 3, बाद की वैल्यू है x, मुझे नहीं पता कितना है। टाइम की पहली वैल्यू थी 0 और बाद की वैल्यू है 2, ठीक है। तो dx की इंटीग्रेशन होती है x, लिमिट्स में लिख रहा हूं 3 से x। राइट साइड वाली चीज को मैं एक बार दोबारा से अगर लिखना चाहूं तो उसको अगर मैं ओपन अप कर दूं तो ये बनता है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को एक बार और अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर लिखे जा सकते हैं, वही मैंने किया है यहां पे, ठीक है। dx की इंटीग्रेशन होती है x, लिमिट्स हैं 3 से x। t² dt की इंटीग्रेशन होगी t रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि t रेज टू द पावर 2 है ना, तो t रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 वहां से। सो 3/2 t रेज टू द पावर 3/3, लिमिट्स हैं 0 से 2 प्लस 10। dt की इंटीग्रेशन होती है t, इसलिए मैंने उसको लिख दिया t, और लिमिट्स हैं 0 से 2।
अब जब मैं ये इंटीग्रेशंस लिख रहा हूं तो लोअर और अपर वैल्यूज हमें ले रखी हैं, लिमिट्स दे रखी हैं, तो मैं सीधा लिख पाऊंगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां की बात करते हैं, 3/2 टाइम्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो मैंने क्या किया, जहां जहां टी था वहां वहां पे अपर लिमिट पुट करी, पहली टर्म आ गई, माइनस जहां जहां टी था वहां वहां पे लोअर लिमिट पुट कर दी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। प्लस अब अगले वाले की बारी है, 10 टाइम्स 2 माइनस 10 टाइम्स 0। अब इसको अगर मैं ओपन अप करता हूं तो ये 3 और 3 कैंसल आउट हो गए होंगे और ये बन गया 4, ये है 0 प्लस ये है 20, तो x माइनस 3 इज 24। अगर तो मेरे से पूछते हैं कि बताओ नई पोजीशन क्या है, तो मैं इस 3 को इधर ले जाऊंगा और x की नई वैल्यू आ गई 27। ये कब है x की वैल्यू, जब टाइम की वैल्यू 2 हुई होगी, ठीक है, तो उस समय पर x की वैल्यू है 27। क्वेश्चन अगर ये पूछा गया होता कि बताओ कितनी मूवमेंट हुई है, कितना मूव किया है, तब मेरा जवाब 27 नहीं होगा, तब मेरा जवाब होगा 24, क्योंकि नई पोजीशन 27 है, स्टार्टिंग की पोजीशन 3 थी, 27 माइनस 3 यानी 24। राइट। अच्छा, अगर हमसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछी होती और यही नहीं बताया होता कि शुरू में x की क्या वैल्यू, तो मैं क्या करता, कोई बात नहीं, मैं एज्यूम कर लेता कि स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 है, तो जो नई x की वैल्यू आएगी वही डिस्प्लेसमेंट होती। ठीक है, आप चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड इसमें डिस्प्लेसमेंट ही बता रही है, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 3 भी डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, क्योंकि x जो नया x का वैल्यू है माइनस पुराना वैल्यू यानी 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट ही बता रही है। तो जब वेरिएबल्स के रूप में दे रखे होते हैं तो उस समय पर ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमारे काम में आया करती है। ठीक है, इससे रिवर्स तरीके की चीजें भी पॉसिबल होती हैं, जब हमसे पोजीशन दे रखी हो और वेलोसिटी पता करनी, तो पोजीशन से वेलोसिटी पता करनी है तो क्या करेंगे, dx बाय dt पता करेंगे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, dv बाय dt करना पड़ेगा। ठीक है, वो इसका ठीक ऑपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। उस तरीके के भी एक दो केसेस डिस्कस करेंगे, उससे पहले वेरिएबल सिर्फ एक्सेलरेशन वाले पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते, 3 मोटे तौर की जो वेरिएशन थी उनकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरी जो वेरिएशन जिसकी मैं बात करने वाला हूं अभी, वो ये है कि जब एक्सेलरेशन मान लीजिए हमें टाइम के साथ नहीं पोजीशन के हिसाब से बता रखी हो कि एक्सेलरेशन वेरी कर रही है पोजीशन के हिसाब से, और एक होती है जब एक्सेलरेशन वेरी करती है वेलोसिटी के हिसाब से। सो इफ a is a function of velocity, तो फिर दोबारा से मेथड वही होता है कि dv by dt is a function of velocity, और आप इस v की टर्म्स को एक तरफ कर लें और t वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें और उनको इंटीग्रेट करें। ठीक है, एक सिंपल सा केस हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें मेंशन कर रखा है एक्सेलरेशन इज 4/v मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रखा है कि भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी के साथ में वेरी कर रही है, एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर्स पर सेकेंड एट टाइम 0, ये भी मेंशन कर रखा है। और हमसे पूछ लिया गया कि भाई बता दो वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद में कितनी होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मान लो, तो मेथड ये होगा कि एक्सेलरेशन इज 4/v, क्योंकि एक्सेलरेशन dv बाय dt होती है तो मैं dv बाय dt को 4/v यहां पे लिख सकता हूं। ये हो जाएगा v dv इज 4dt, ये एक्सप्रेशन होगा। हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 2 मीटर पर सेकेंड जब टाइम 0 था,
और किसी टाइम t पर वेलोसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा v² बाय 2 टू v इज 4t 0 to t, और यहां से हम एक्सप्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 4 times अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v² बाय 2 माइनस 2 इज 4t आ गया। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अगर हम, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बनेगा, या ये कहें कि v² इज 8t + 4। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड पे मान लो वेलोसिटी पूछी है, तो t की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे, तो v² विल बी 12 हियर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है यहाँ पे 12 के जैसी हो गई। राइट, ठीक है ना। ये एक एस्पेक्ट, इसके बारे में हम लोगों को पता चला कि ये क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ में वेरी करता हो तो क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट आल्सो। सो इफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो उसको लिखने का ढंग होता है a इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं। और अगर हम लिखते हैं कि a इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसमें एक थोड़ा सा ट्रिक यूजुअली काम आ जाया करता है। वो ये है कि एक्सेलरेशन होती है dv/dt। ठीक है, ये बहुत सारी जगह पर इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो देख लेना इसको। चेन रूल की अगर हम बात करें तो dv/dx टाइम्स dx/dt, इसको लिख पाएंगे dv/dx टाइम्स dx/dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया, तो ये देखो कि ये जो dx/dt होता है, ये तो खुद वेलोसिटी होता है। मैंने क्या किया, dv/dt को चेन रूल के मुताबिक dv/dx मल्टीप्लाइड बाय dx/dt लिख दिया। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन के चेन रूल के मुताबिक। तो अब dx/dt तो खुद वेलोसिटी होती है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं कि a इज, इस चीज को अगर मैं v लिख दूं, v dv/dx, तो a की जो वैल्यू है वो हो जाती है v dv डिवाइडेड बाय dx के जैसी। या ये कहें कि a dx जो है वो v dv के जैसा हो गया। अगर a dx v dv के जैसा है, तो अगला स्टेप फिर इसका इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। वो ऐसे कि एक्सेलरेशन क्योंकि x की टर्म्स में होगा, तो वो यहां पे हम इन दोनों तरफ को इंटीग्रेट करके अपना काम कर पाएंगे। वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा जाए कि एक्सेलरेशन इज 4x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x जो है वो पोजीशन के बारे में हमें दे रखा है, राइट। फाइंड velocity at x is equal to 2 if velocity at x is equal to 0 is 1 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको सॉल्व करने का ढंग ये होगा कि जो ये येलो शेडेड है इसको हम डायरेक्टली यूज किया करेंगे v dv is equal to a dx, और उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ढंग यही कि v dv अगर a dx के जैसा है, तो आप velocity at x is equal to 2 if velocity at x is equal to 0 is 1 और acceleration है 4x। तो अगर मैं यहां पे 4x dx लिख दूं और यहां पे v dv लिख दूं और इनको इंटीग्रेट कर दूं, और इसमें बाकायदा जो भी लिमिट्स हैं वो पुट कर दूं। वो कैसे पुट करूंगा भाई, वेलोसिटी जब x की वैल्यू 2 थी वो पता करनी है,
और वेलोसिटी जब x की वैल्यू 0 है तो 1 दे रखी है। वेलोसिटी 1 है जब x की वैल्यू थी 0। मेरे को सिर्फ वेलोसिटी पता करनी है जब x की वैल्यू 2 थी। मुझे नहीं पता कितनी वेलोसिटी है तो मैंने उसको v लिख दिया। x की वैल्यू 2 पे पता करना है तो मैंने अपर लिमिट को 2 लिख दिया यहां। अब 4 इंटीग्रेशन से मैंने बाहर लिखा और यहां पे ये एक्सप्रेशंस बन गए। अब x dx की जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी x² 2 और v dv की इंटीग्रेशन हो जाएगी v² 2। कैसे? x रेज टू द पावर n dx की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये वहां से आया। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2² 2 अपर लिमिट माइनस 4 इंटू 0² 2 यानी लोअर लिमिट। ये हो गया v² 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v² 2 माइनस 1² डिवाइडेड बाय 2। तो अब एक्सप्रेशन की अगर इसकी हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि ये है 8 माइनस 0 इज v² 2 माइनस हाफ। तो अब आप देख लें 8 प्लस हाफ इज v² 2 और इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और, तो ये वैल्यू हो जाएगी 17/2 is v² 2 which will leave us with velocity is root of 17। तो यहां से हमारे को पता चल जाएगा कि वेलोसिटी जब x की वैल्यू 2 रही होगी तो उस समय पर वेलोसिटी की वैल्यू है रूट ऑफ 17। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो मतलब बात सीधी है, एक्सेलरेशन को dv/dt लिखो और अगर एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो उस केस में बड़ी आसानी से v dv इज इक्वल टू a dx वाला मेथड अगर आप अपना लेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो v dv इज इक्वल टू a dx विल कैरी यू थ्रू। नाउ दिस वाज एज फार एज वन काइंड ऑफ द क्वेश्चंस वर कंसर्न्ड। हम कुछ और तरीके के भी प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो ग्राफ्स किस तरीके से होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। अब ग्राफ्स के अंदर सबसे पहला जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा है। मैं रेडीमेड ग्राफ्स मैंने इस पे नहीं पेस्ट किए ताकि आप खुद भी बनाना सीख लें कि कैसे ग्राफ्स ड्रॉ होंगे। अब सबसे पहला केस वो है जिसमें हमें अगर कोई ये कह दे कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की नहीं है, द एक्सेलरेशन इज 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व का आपस का क्या रिलेशन रहा करता है उसकी बात करते हैं। स्लोप अगर आपको याद हो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज dv/dt और किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो dy/dx होती है। y एक्सिस वाली चीज और x एक्सिस वाली चीज उस ढंग से दिमाग में रखिए, dy/dx। तो dv/dt मतलब dy/dx की ही बात हो रही है, यानी स्लोप की बात हो रही है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा उसकी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन रहेगी। तो अब हमने यहां पर जो ये शो कर रखा है ये केस है जिसमें मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनाया है, यानी इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप है 0, क्योंकि ये तो बिल्कुल टाइम वाले जो एक्सिस है उसके पैरेलल है। सो द वैल्यू in this case is surely 0 for acceleration। अगर इसी ग्राफ के लिए अगर मेरे से कोई पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहे, अब हम दो चीजों की बात करेंगे, एक पोजीशन वर्सेस टाइम होता है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होता है और एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम होता है। ठीक है, इन तीनों ग्राफ्स में क्या फर्क होगा, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सब की भी डिस्कशन करते हैं। तो पोजीशन तो कोई खास मतलब जरूरी नहीं होता ना कि टाइम 0 पर पोजीशन 0 ही हो, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, क्योंकि टाइम की वैल्यू 0 तो हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी चूज करते हैं ना। तो यहां पे ये ऐसा होगा। अब ऐसा क्यों होगा मैं वो भी बताता हूं। जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है यानी dx/dt,
क्योंकि स्लोप क्या होती है, dy बाय dx। अब कंफ्यूज मत होना, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यार ये x जो है ये y एक्सिस पे कहां से आ गया, वो तो x एक्सिस पे होना चाहिए। x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, ठीक है, वो x एक्सिस नहीं है, x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, और x एक्सिस पर जो चीज लिखी है उसका नाम है टाइम। x की वैल्यू टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है ये वो शो कर रखा है। ग्राफ ऐसा नहीं होता कि हमेशा y और x का ही ग्राफ होता है। जब ग्राफ बनाते हैं तो y एक्सिस किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज के बारे में बताता है, x एक्सिस किसी चीज के बारे में बताता है। तो यहां पे y एक्सिस उसके x कोऑर्डिनेट या उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है, और x एक्सिस उसके टाइम के बारे में आपको बता रहा है। तो क्योंकि वेलोसिटी होती है dx by dt, इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा। इस ग्राफ में क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यों है वेलोसिटी कांस्टेंट, आप देखो टाइम की ये वैल्यू देखोगे या ये वैल्यू देखो, किसी भी टाइम पे देखो वेलोसिटी ये वाला एक्सप्रेशन के जैसी वैल्यू आती है, यहां पे जो भी ये पॉइंट आता होगा। तो हर जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, इसलिए स्लोप की वैल्यू सेम है, ये मैंने यहां पर शो कर रखा है। और बट ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसी के लिए अगर मेरे को शो करना होगा तो वो यहां पे मेरे को शो करना पड़ेगा उसके एक्स एक्सिस के ऊपर। उसका रीजन ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। ये पहला सेट ऑफ ग्राफ हमने यहां पर ड्रॉ किया। इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बारे में ग्राफ की बात होती तो वो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। उसका कारण ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 से ही स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगी, ठीक है। सो ये एक फर्क रहेगा पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। पोजीशन टाइम भी ओरिजिन से पास कर सकता है अगर हमें यह दिया जाए कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो उस समय पर x की वैल्यू 0 है, राइट। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो जो ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का वो ऐसा कुछ, क्या ऐसा ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ होगा जो मैंने अभी शो किया? इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट? चेक करते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। मान लो जब टाइम की ये वैल्यू हुई तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू, टाइम कुछ बढ़ा दिया तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू रही, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ नहीं है, नो। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ तो वो होगा जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हर समय पर सेम रहती है, यानी लाइक दिस, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा हो। और इसमें अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मुझे पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होती है। अगर तो टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 तो मेरा ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। माइंड इट, मैंने ये कहा है कि अगर टाइम 0 पर वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हो वो 0 थी तो मेरा ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगी इस प्रकार से। लेकिन अगर शुरुआत के टाइम पर टाइम की वैल्यू 0 पर अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती, तो मेरा ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, वो कहीं और जगह से शुरू होगा, ठीक है। तो ये फर्क रहता है। इससे आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए कि ग्राफ को देख के आपके पास में इंफॉर्मेशन आ जाए। कई बार आप पाएंगे कि फिजिक्स में ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत पूछी जाती हैं, तो ग्राफ को देखना आना चाहिए। और आप पाएंगे कि यही वाले जो ग्राफ हैं यहां पे पढ़ रहे हैं, यही ग्राफ बार बार लगातार हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। खैर, यहां की अगर मैं बात करूं तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ इस प्रकार से हो गया। अब हम बात करते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा रहता होगा। और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मुझे को ड्रॉ करना है तो वो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इन सारी चीजों को। आप ये समझो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में
मैं पोजीशन पूरा ना लिख करके POSN लिख दिया, ठीक है। अगर तो टाइम 0 पर पोजीशन 0, तो ग्राफ मेरा ओरिजिन से शुरू होगा। लेकिन अगर टाइम 0 पर पोजीशन 0 नहीं थी, कुछ और थी, तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, ग्राफ किसी और जगह से शुरू होना चाहिए फिर। तो मान लेते हैं ग्राफ हमारा यहां से शुरू होता है। अब फिर आगे की बात, अगर तो टाइम 0 पर वेलोसिटी थी 0, यानी रेड वाली, तो स्टार्टिंग में मेरा ग्राफ ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। उसका कारण ये कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसकी जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है। तो अगर शुरुआत की वेलोसिटी 0, तो शुरुआत में मेरा ग्राफ जो है उसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी, ऑलमोस्ट पैरेलल होगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि टाइम बढ़ने के साथ साथ में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो टाइम बढ़ने के साथ में पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। इसी में अगर शुरुआत की वेलोसिटी 0 ना हो करके कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती, जैसा कि इस ग्रीन वाले में शो कर रखा है, तो जो मेरा ग्राफ है उसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती, यानी यहां पर जो वेलोसिटी है, जो स्लोप है, वो 0 नहीं होती, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती। इन सारे केसेस को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास में एक ग्राफ ये हो गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहां पे क्वेश्चन ऐसा दिया जाता कि भाई शुरुआत की वेलोसिटी नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है उसका ऐसे शुरू करता, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आप उसको समझ सकें, इसलिए इन सारे केसेस की डिस्कशन करनी जरूरी है हमारे लिए। तो अब अगर ऐसा होगा तो मान लेते हैं इसी जगह से मैं ग्राफ को शुरुआत करूं, यानी पोजीशन यहीं से मैं शुरू करूं, तो स्लोप, अगर आपको ध्यान नहीं है मैथमेटिकल टूल्स में देख लेना, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। स्लोप एक किस्म से इंक्लिनेशन होती है। अगर जब आप आगे की ओर जा रहे हो तो किस तरीके से आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, कितनी इंक्लिनेशन है ग्राफ की, वो स्लोप आपको वो बताता है, ठीक है। काइंडली डू वॉच द लेक्चर इन मैथमेटिकल टूल्स। आपका जो 10+1 वाला कोर्स है ना, उसी के अंदर एक फोल्डर बना रखा है, उसमें जाकर के चेक कर लेना अगर आपको ना मिले तो अब इसमें क्योंकि शुरुआत की वेलोसिटी नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन क्योंकि पॉजिटिव है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसलिए ये स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए मैंने नीले वाला जो ग्राफ बनाया वो केस है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो अब अगर यहां की अगर हम बात करें तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, उस ग्राफ में शुरुआत में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, स्लोली स्लोली करते हुए वेलोसिटी 0 हो गई होगी यहां पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर आ गया। एक्स एक्सिस पर अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं, कोई टाइम की वैल्यू होगी, कॉमा 0 जैसा कोऑर्डिनेट होगा ना यहां पे, तो ये वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या चीज 0 हुई, वेलोसिटी, क्योंकि ये ग्राफ किस चीज का है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू 0 होगी और कुछ नेगेटिव जैसा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आता होगा, कुछ नेगेटिव रहता होगा, और यहां पर वो चीजें पॉजिटिव हो जाती होंगी। यानी वेलोसिटी जो है टाइम बढ़ने के साथ में नेगेटिव से 0 हुई और फिर पॉजिटिव हुई, ऐसा इस ग्राफ से देखने को मिलता है मुझे। तो ग्राफ अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो मैं ये पाऊंगा इट कैन बी लाइक दिस, हो सकता है ऐसा भी हो जाता, इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि पोजीशन जो है वो पोजीशन है सिर्फ, ठीक है ना। तो टाइम के साथ में अब यहां पे पोजीशन मान लीजिए वेलोसिटी नेगेटिव है और पार्टिकल इस जगह पर था, ठीक है, और इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है।
तो वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ हुई तो पार्टिकल इधर जा करके वापस आएगा, कुछ ऐसे केस की बात हुई होगी। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर कि क्या ये इसको क्रॉस करेगा कि नहीं, क्योंकि शुरुआत में ओरिजिनल पोजीशन कहां थी उन चीजों के ऊपर। ठीक है, सो इट डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो स्लोप क्योंकि नेगेटिव थी वहां से शुरू होकर के ऐसा हुआ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग केसेस में ये अलग अलग दिखाई देगा। होता क्या है कि हम रट्टा लगा लेते हैं कि ठीक है एक्सेलरेशन ऐसा तो वेलोसिटी ऐसा तो पोजीशन टाइम इस तरीके से नजर आएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि सेम ग्राफ्स जब और कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आएंगे, जब हम डिस्कशन करेंगे, तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होना है वहां पर कि स्लोप से क्या फर्क पड़ता है अगली चीज के ऊपर। ठीक है, या एरिया अंडर द कर्व क्या रहा करता है, थिंग्स लाइक दैट। इसका एक एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पूछेंगे इसका एक एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल ये हो सकता है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि मान लीजिए मैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव नाम दे दूं। ठीक है, लिख सकता हूं ना डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव। अगर मैंने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर दिया हो, कर सकता हूं। शुरुआत की कुछ वेलोसिटी है और वो कैसी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, अगर मैं ऐसा शो करता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी होगी नेगेटिव। ठीक है, और मान लेते हैं कि ग्राउंड जो है उसको मैं मान लेता हूं कि पोजीशन मेरी जो है ग्राउंड की, वो अब यहां की पोजीशन कुछ पॉजिटिव है तो ग्राउंड की पोजीशन कैसी रहेगी, जीरो के जैसी रहेगी। ठीक है तो अब नीले वाले जैसा कर्व होगा फिर उसमें। So the graph will be like the blue one. So the graph starts, position will move towards negative और वो फिर पॉजिटिव की तरफ में होता चला जाएगा। So is that fine? ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होएगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा शो होगा, पोजीशन टाइम ये ब्लू वाले जैसा ग्राफ शो होगा। ठीक है, इसी में अगर ट्विस्ट कर देते और हमसे पूछा जाता कि नहीं भाई अब हम ना नीचे वाले को पॉजिटिव नहीं मानना चाहते, हम तो ऊपर को पॉजिटिव मानना चाहते हैं और नीचे को नेगेटिव मानना चाहते हैं, तो ग्राफ किस प्रकार का नजर आएगा, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। अब उसके ग्राफ की स्टार्टिंग जो होगी वो ऐसे होगी। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मेरे को शो करना है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा नेगेटिव यानी ऐसा। ठीक है, मैं जानबूझ करके वो रेडीमेड ग्राफ्स का इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर वो आपको समझ में नहीं आता, आपको बस वो ग्राफ दिख जाता है कैसे बना ये ध्यान में नहीं रहता। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जो है वो नेगेटिव, क्यों भाई, ऊपर की दिशा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव कहलाएगी, थ्रू आउट द मोशन कहलाएगी। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, थ्रू आउट सेम रहती है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। इसके लिए अगर मेरे को वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ गया, तो क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो किया था, मैं उस वाले केस की ही बात कर रहा हूं ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। सो माय ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थ्रो किया था, कुछ पॉजिटिव वैल्यू रही होगी, या एक जनरल केस है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्टार्टिंग वेलोसिटी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, अब क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होता है,
नेगेटिव यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, स्लोप है कांस्टेंट, किसी भी स्ट्रेट लाइन की ही स्लोप कांस्टेंट होती है, इस वजह से मेरा ग्राफ इसका कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। ठीक है, सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। दूसरी बात, अगर बिल्कुल और बारीकियों में आप जानना चाहते हैं, वो ये है कि अब मान लो ऐसे ही शक्ल के ग्राफ 3 या 4 हमें एग्जाम के अंदर दे दिए जाएं, और फिर वहां पे कंफ्यूजन खड़ी हो जाएगी कि यार ये तो सारे के सारे ग्राफ एक जैसे नजर आ रहे हैं, इनमें से कौन से वाला ग्राफ एक्चुअल में मेरे को मार्क करना चाहिए, मैं वो बताता हूं। एक ग्राफ में ये थोड़ा यहां तक शो कर रखा होगा, एक ग्राफ में इतनी दूर ना शो करके हो सकता है इतना सा शो कर रखा हो। ठीक है, एक ग्राफ में ये मतलब जितना ऊपर था उतना ही नीचे तक इसको शो कर दिया, मतलब इस प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से वाला हो सकता है उस केस के लिए जो केस आपको दिया गया है। तो वापस चलते हैं, उसी केस की बात करते हैं। यहां से थ्रो किया, वापस नीचे आके गिरा, जहां से इसको थ्रो किया वहां पर इसकी जो भी वेलोसिटी रही होगी, ऐसे ही फिक्टिशियसली मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड थी मान लो, तो यहां से चला 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे गिरना शुरू हुआ, यहां आते आते इसकी वेलोसिटी उल्टी दिशा में उतनी ही वैल्यू यानी 10 मीटर पर सेकंड रही होगी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, और जब ये नीचे पहुंचेगा तो उस समय पर इसकी वेलोसिटी उस 10 से कहीं ज्यादा होगी। ये बात ठीक? तो मतलब ये कि जब मैं ये ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं तो स्टार्टिंग अगर 10 से हुई थी तो नीचे वाला जो होगा वो -10 से कुछ ज्यादा मैग्नीट्यूड की चीज होगी, -15 या -20 के जैसा कुछ होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा नीचे तक रहना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जामिनर इन छोटी छोटी बारीकियों से भी आपको टेस्ट कर सकते हैं, सो प्लीज कीप इन माइंड, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए आपको, सिचुएशन के साथ में उसको कैसे कोरिलेट करना है, नहीं तो क्या होगा, रट्टा लगा लोगे और बस काम हो जाएगा। बस फिर वहां पे एग्जामिनर इन्हीं चीजों से आपको चेक करते हैं, तो फिर कहते हैं बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज आ गया बस उसमें, तो एग्जामिनर इन्हीं चीजों से आपके बेसिक्स में से क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हुई। जब इसका पोजीशन वर्सेस टाइम अगर मेरे को शो करना है तो वो मैं कैसे शो करूंगा भाई, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि मैं पोजीशन कहां पे 0 मानना चाहता हूं। अब इस केस में तो ऊपर की ओर पॉजिटिव है, नीचे की ओर नेगेटिव है। ठीक है, तो पोजीशन स्टार्टिंग मैं मान के चल रहा हूं कि ऊपर से मैंने स्टार्टिंग करी, यानी यहां से मैंने स्टार्टिंग किया, राइट? तो वेलोसिटी पॉजिटिव था। पोजीशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर जो उसकी स्लोप होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। तो मुझे इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर 0 हुई, फिर नेगेटिव हुई। तो ये ग्राफ इस प्रकार से ऐसा नजर आएगा। तो अगर मैं ग्राउंड वाली पोजीशन को 0 मान लूं और ऊपर वाली हाइट को ओरिजिनल पोजीशन, इसलिए मैंने यहां से शुरुआत किया। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली पोजीशन को 0 मानते तो नीचे वाली जो पोजीशन आएगी वो नेगेटिव होएगी, तो मेरा ग्राफ यहां से शुरू होकर के नीचे की ओर चला जाता। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो शुरुआत की वेलोसिटी मेरी होती 0 और ये ग्राफ ऐसा ना होकर के एक किस्म से इसी पॉइंट से यहां से शुरुआत होती इसकी। तो फर्क है ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो ग्राफ ऊपर की तरफ हुआ, क्यों? स्लोप पॉजिटिव थी, फिर स्लोप 0 हुई, फिर स्लोप नेगेटिव होती चली गई। और अगर मैंने ग्राउंड की पोजीशन को 0 माना हुआ है तो ग्राफ यहीं खत्म हो जाएगा। अगर मैंने ग्राउंड से ऊपर 0 कहीं मान लिया होता तो ग्राउंड कुछ नेगेटिव होता तो ये ग्राफ थोड़ा और नीचे तक चला जाता। अगर मैंने 0 ग्राउंड से भी नीचे कहीं ना कहीं मान रखा है तो मेरा ग्राफ इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, इससे ऊपर कहीं ना कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात करी कि अगर उसी सिचुएशन की मैं बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ किस प्रकार से नजर आएगा हमें। ठीक है,
इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है जेईई एडवांस्ड में, इसका थोड़ा सा वेरिएशन का, नॉट सेम, उसमें इतनी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं था, उसमें सिंपल ग्राफ के शेप के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन टाइम की स्लोप वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी टाइम की स्लोप एक्सेलरेशन होती है, उनकी स्लोप्स बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं, उनको देख करके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ्स जस्ट बाय लुकिंग एट देम। ठीक है, अब और आगे की बात करते हैं। इसमें आगे की बात यह है अब कि जो हमने ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में यहां पे डिस्कशंस करी हैं, ये जो ग्राफ हैं, और क्या तरीके से हमसे ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं कि हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए और उस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन हमारे सामने ला दी जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है कि भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो जो मैंने अभी ड्रॉ कर रखा है यही ग्राफ सही होगा। लेकिन अगर यहीं पे ग्राफ मुझे ड्रॉ करना होता स्पीड वर्सेस टाइम का, तो जो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है वो कभी भी नेगेटिव वाली जगह पर नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, उसकी सिर्फ वैल्यू होती है। तो इसके ग्राफ को मैं इस प्रकार से ड्रॉ करता, फिर यहां तक ठीक ऐसा ही नजर आएगा। उसके बाद में इस ग्राफ की ठीक मिरर इमेज हो जाएगी, यानी ऊपर की ओर वो चला जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में उसको मॉडुलस कर्व कहा जाता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर है तो उसकी शक्ल कुछ इस प्रकार से नजर आया करती है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे की तरफ हो जाए तो बस उसकी मिरर इमेज ऊपर की ओर बना देना, अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमें किसी ऐसे ही किसी केस में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये दिया और हमसे कहा गया होता कि भाई स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ यहां से यहां तक तो सेम होता, यहां से ये, अब यहां पर वापस वेलोसिटी 0 हुई, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर तक बना दिया मैंने, एग्जैक्टली इसकी मिरर इमेज होती है, ये होता, और फिर ये ऊपर वाला ग्राफ ऐसे ही रहता। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ये येलो शेडेड वाला है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाला जो ग्राफ है वो मान लीजिए ये वाला होता। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, आप सीधा सीधा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर दीजिएगा नेगेटिव वाले हिस्से के लिए, सिर्फ पूरे के लिए नहीं, सिर्फ नेगेटिव वाले हिस्से के लिए, एंड यू विल गेट द एक्चुअल स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, उसका रीजन ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई कोऑर्डिनेट यहां पे है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए, तो स्पीड वर्सेस टाइम के लिए यहां पर होगा, यानी इसकी मिरर इमेज होगी एक्स एक्सिस पर अगर मिरर रखा होता तो, और वो मिरर इमेज तभी होगी जब वो नेगेटिव में है, अदरवाइज मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी। फिर कई बार हमसे क्वेश्चन आता है पोजीशन टाइम का ग्राफ है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम का ग्राफ। मैं अभी सिर्फ वन डायमेंशनल रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो अगर कभी ऐसा आ जाए तो क्या करें फिर हम, व्हाट वुड वी डू इन दैट केस? अगर चाहें तो मैं हमारे वाले केसेस का ही बात कर सकता हूं, या उन केसेस तक थोड़ी देर में आ जाएंगे। पहले एक जनरल केस से शुरुआत करते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ कर रखा है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। अब डिस्टेंस टाइम की एक खासियत होती है, खासियत ये होती है कि डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा,
हमेशा बढ़ेगा। वेलोसिटी और स्पीड में तो इतना तो था ना कि स्पीड कम हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होगा वो तो बिल्कुल भी नेगेटिव तो होगा ही नहीं, लेकिन कम भी नहीं होगा। इतनी वैल्यू होगी, उसके बाद में डिक्रीज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो, तो इसका अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो जहां तक तो ये इंक्रीज कर रहा था ठीक है, लेकिन उसके बाद में मैं उसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। ठीक है, अब मान लो इसके बाद में ग्राफ ऐसा होता, ये इस प्रकार से होता, तो अब ये पोजीशन टाइम अगर इस तरीके से है, देन फर्दर आई ड्रॉ इट लाइक दिस। तो इसकी एक बार फिर दोबारा से मैंने मिरर इमेज यहां पर ड्रॉ कर ली है। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ अब ऐसा है, तो अब यहां पर जहां तक तो ये ग्राफ गया यहां तक तो ठीक है, उसके बाद में यहां तक ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये एज इट इज ही यहां पर चला आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम सिर्फ ग्रो करता है। ये हिस्सा सेम रहा, ये हिस्से का ये मिरर इमेज हो गया, ये हिस्से का ये मिरर इमेज हो गया, और ये हिस्सा बिल्कुल सेम रहा। ठीक है, आई वुड सजेस्ट, अगर इसमें एकदम से ना समझ में आए तो पॉज करके बेशक से आप एक दो दफे इसको देख लेना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोजीशन टाइम और डिस्टेंस टाइम के अंदर डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ग्रो करता है, डिक्रीज नहीं करता। पोजीशन की वैल्यू कम हो सकती है, पोजीशन नेगेटिव में भी हो सकती है, पोजीशन बढ़ सकती है। इसी प्रकार से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करूं तो उसका ग्राफ पोजीशन टाइम के जैसा ही होता है, बस फर्क इतना होता है, एक और जो डिफरेंस हो सकता है कि जब पोजीशन टाइम की शुरुआत होती है तो वो ग्राफ ओरिजिन की बजाय कहीं और से भी शुरू हो सकता है। लेकिन मेरा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो की अगर मैं बात करूंगा तो ओरिजिन से शुरू होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ग्राफ्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। कुछ और चीज लास्ट टाइम हमने डिस्कशन करी थी, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो y dx इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे केसेस को समझ सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमारे सामने वाली पॉसिबिलिटीज हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया अंडर द कर्व v dt इंटीग्रेशन होता होगा। अब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dx बाय dt होती है। तो यानी ये dx यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो है उसका एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा। और ठीक ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम कर्व अगर है उसका एरिया अंडर द कर्व y dx, यानी इस केस में a dt इंटीग्रेशन होगा। अगर ये a dt इंटीग्रेशन होगा तो a होता है dv बाय dt, यानी क्या हो जाएगा? dv। dv की इंटीग्रेशन करो और उसमें लिमिट्स पुट करो इनिशियल से फाइनल, तो वैल्यू आती है चेंज इन वेलोसिटी। सो प्लीज कीप इन माइंड that area under the curve for acceleration versus time curve will always be change in velocity। ठीक है, तो यूजुअली दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ग्राफ के अंदर, एक उसकी स्लोप
और एक एरिया अंडर द कर्व। अब पोजीशन वर्सेस टाइम का एरिया अंडर द कर्व हमारे किसी फाइनाइट किसी चीज के बारे में नहीं काम आता इतना, तो वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम के केस में आया करता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ केसेस डिस्कस किए ग्राफ्स के बारे में। इसके बाद में हम एक दो एग्जांपल्स के बारे में और डिस्कशन करते हैं।